सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। सो आज हम लोग सीखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और रादर कैपिटल गेन चैप्टर का क्विक रिवीजन। क्लियर? आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर एज अ क्विक रिवीजन विद इन 10 to 20 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। ठीक है, चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। जो चैप्टर आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम क्या है? कैपिटल गेन्स। नाउ एक चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग को कैपिटलाइज रिसिप्ट का बात किया जा रहा है। ठीक है, कैपिटल गेन चैप्टर में कैपिटलाइज रिसिप्ट का बात किया जा रहा है। सबसे पहले इसका देखते हैं चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलता है कि एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट, सच कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ऑन सच ट्रांसफर देयर मस्ट अराइज गेन। ठीक है, देयर मस्ट अराइज गेन ऑन ट्रांसफर, मतलब उस एसेट को बेच के उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके कोई गेन अराइज करना चाहिए एंड सच गेन मस्ट नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ सेक्शन 54। ठीक है, सेक्शन 54 में वो एग्जेम्प्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये बोलता है इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन। ठीक है, तो एक कैपिटल एसेट है, उसको हमने ट्रांसफर किया था प्रीवियस ईयर में और अगर गेन हुआ है तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अब आते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है। तो ऑल आर कैपिटल एसेट, सब कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है, all are capital asset, all are capital assets except number one stock in trade। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे मान लो ज्वेलर के पास जो ज्वेलरी है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ज्वेलर के पास जो ज्वेलरी उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? हर वो सामान, हर वो चीज जिसको हमने खरीदा है विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। ठीक है, जैसे मारुति कार का डीलर के पास जो मारुति कार है वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट ये भी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। क्या होता है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट? कुछ चीज पर्सनल है, कुछ चीज मूवेबल है। जैसे देखो, आपके पास जो घर पे जो फर्नीचर है वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं है, वो मूवेबल है। उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखा जा सकता है। तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। क्लियर? बट अगर वो फर्नीचर बिजनेस का फर्नीचर है तो वो पर्सनल फर्नीचर नहीं है। क्लियर? सो बिजनेस का फर्नीचर कैपिटल एसेट है बट घर का फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जो ज्वेलरी है, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, स्कल्पचर्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इसको कैपिटल एसेट ट्रीट किया गया है। ऑल्दो दे आर पर्सनल, ऑल्दो दे आर मूवेबल, स्टिल दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। क्लियर? फिर आता है पॉइंट नंबर 3 में एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। तो एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है। इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स का नाम मेंशन किया हुआ है बुक में, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। इन सबको छोड़ के बाकी जितना भी आइटम्स है सबका सब कैपिटल एसेट है। और अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे प्रीवियस ईयर में और ट्रांसफर करके अगर गेन अराइज होता है, प्रॉफिट अराइज होता है, then such gain or such profit if it is not exempt under various sections of section 54 then such capital gain will be liable to tax। ठीक है, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो हमने ये सीखा है कि क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कैपिटल एसेट कितने तरह का होता है। तो कैपिटल एसेट बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट बेसिकली दो ही तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर कोई भी कैपिटल एसेट हमने 36 मंथ्स तक होल्ड किया, दैट इज 3 इयर्स। अगर कोई भी कैपिटल एसेट हमने कितना मंथ्स तक होल्ड किया? 36 मंथ्स।
36 मंथ्स तक होल्ड किया है तो क्या ट्रीट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सपोज हमने कोई ज्वेलरी परचेज किया था, ठीक है, कोई गोल्ड ज्वेलरी जो हमने परचेज किया था जो कि कैपिटल एसेट है, ठीक है, उसको हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2019, ठीक है, डेट ऑफ परचेज ले लेते हैं 1 जनवरी 2019 और उसको हमने सेल किया है सपोज 30 अगस्त 2020, ठीक है, 1 जनवरी 2019 को हमने परचेज किया था और 30 अगस्त 2020 में हमने उसको सेल आउट कर दिया। तो ज्वेलरी था, क्या था ये, ज्वेलरी, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। ज्वेलरी का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ज्वेलरी खरीदने के 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म। तो बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक आया, 1 जनवरी 2019 से लेके 30 अगस्त 2020, जो कि लेस देन 36 मंथ्स है। और क्योंकि लेस देन 36 मंथ्स है इसलिए कौन सा एसेट माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्योंकि ये लेस देन 36 मंथ्स है इसलिए कौन सा एसेट माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर। तो ज्वेलरी अगर यही पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ्स हो जाए, यही पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर मोर देन 36 मंथ्स हो जाए, सपोज हमने 1 जनवरी को खरीदा था और हमने इसको सेल आउट किया है, सपोज इसका डेट चेंज कर देते, इसको हमने 1 जनवरी 2017 में खरीदा था और उसको हमने सेल आउट किया है 31 मई 2022, ठीक है। Now you see the date of purchase is 1st January whereas the date of transfer is 31st May. So we can see that the period of holding is more than 36 months. ठीक है, यहाँ पे period of holding 36 months से ज्यादा है। तो अगर period of holding 36 months से ज्यादा है तो क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो जनरल रूल क्या है, कैपिटल एसेट खरीदने के 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म, ये जनरल रूल है, ठीक है। खरीदने के 36 मंथ्स तक कैपिटल एसेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 36 मंथ्स अगर एक्सपायर कर जाए तो क्या बन जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, म्यूचुअल फंड्स शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स listed shares, units of UTI, ठीक है, listed debentures, listed debentures, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदने के 12 महीना तक शॉर्ट टर्म, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अप टू 12 मंथ्स, ये सब क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म, देयर आफ्टर क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है, 12 महीने के बाद क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड डिवेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स खरीदने के 12 महीने तक शॉर्ट टर्म और उसके बाद क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट खरीदने के 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म और उसके बाद क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड डिवेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड खरीदने के 12 महीने तक शॉर्ट टर्म और उसके बाद क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसमें कुछ और एक्सेप्शंस है, जैसे अगर हम लोग बात करें अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, unlisted shares and immovable property, immovable property का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकता, immovable प्रॉपर्टी, इसके लिए कितना महीना देखना है, 24 मंथ्स, इसके लिए कितना टाइम पीरियड चेक करना है, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स खरीदने के 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, ठीक है, अप टू 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, अप टू 24 मंथ्स क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म, और 24 मंथ्स एक्सपायर होते ही क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। 24 मंथ्स एक्सपायर होते ही क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के 24 महीने तक शॉर्ट टर्म और 24 महीने एक्सपायर होते ही क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो जनरल रूल क्या है, कोई भी कैपिटल एसेट का हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं, अगर कोई भी कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ्स के अंदर है या 36 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर 36 मंथ्स से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर। और
यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड डिवेंचर्स, लिस्टेड शेयर्स, इन सब के 12 महीने चेक करते हैं। 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीना तक शॉर्ट टर्म, देयर आफ्टर लॉन्ग टर्म। क्लियर? तो इसमें हमने रिवाइज कर लिया कि कैपिटल एसेट कितना तरह का होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कंप्यूटेशन वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कंप्यूटेशन वाला पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आगे लोगों को पता ही क्या लिखना है, ऑफ मिस्टर या मिसेस जो भी नाम लिखा रहेगा। ठीक है, फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लिख देना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट ऑफ कॉलम। सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या लिखते हैं? पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखते हैं डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या लिखते हैं? डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का टाइम पीरियड, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? उस कैपिटल एसेट का सेल वैल्यू, जिसको हम लोग लिख देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उस कैपिटल एसेट का हम लोग क्या लेते हैं? सेल वैल्यू, जिसमें हम लोग लिख देते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्लियर? उस कैपिटल एसेट का हम लोग ने क्या ले लिया है? सेल वैल्यू ले लिया है, जिसमें हम लोग क्या लिख देते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं? नंबर 1, इस पे हम लोग लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। मतलब बेचने के लिए, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है, जैसे ब्रोकरेज, ठीक है, कमीशन एजेंट को कमीशन देना, ये सब। क्लियर? तो ब्रोकरेज लेस हो जाएगा। फिर क्या लेस करते हैं हम लोग? अच्छा, ये हम लोग सीख रहे हैं इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एसटीसीए मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, ये भी माइनस हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर हमने उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा। क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने कोई ज्वेलरी खरीदा, ठीक है, तो ज्वेलरी जब परचेज किया तो जो खर्चा लगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ज्वेलरी पे एक डायमंड लगवा लिया, गोल्ड रिंग पे डायमंड लगवा लिया, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्लियर? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन acquired, क्लियर, बिफोर 1st April 2001, क्लियर, if the property has been acquired before 1st April 2001, in that case हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट और एफएमवी ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1st April 2001 whichever is higher को लेंगे। क्लियर? और इंप्रूवमेंट कॉस्ट में हम लोग क्या लेंगे? वही इंप्रूवमेंट कॉस्ट लेंगे जो ऑन और आफ्टर 1st April 2001 या फिर उसके बाद हुआ है। उसके पहले वाला कुछ भी रहेगा तो इग्नोर कर देना है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कैपिटल एसेट का जो सेल वैल्यू है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोल के लिख दिए। उससे क्या लेस करेंगे? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद जो आएगा इसमें लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेस करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीए। तो सेम फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है। पर्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम, पीरियड ऑफ होल्डिंग वही रहेगा, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा, ये देखा जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगेन वही लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उससे भी माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करेंगे, वहां पे करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है? सपोज कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदा था 2005-2006 में, ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2005-2006 फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। अगर वो प्रॉपर्टी आज अगर हम लोग खरीदते 2022-23 में तो 1 लाख नहीं पड़ता, कॉस्ट ज़्यादा पड़ता। तो मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट पे लेके आ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
सिमिलरली अगर कोई इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया है तो इसका भी इंडेक्सेशन होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हमने क्या लेस किया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर मतलब ब्रोकरेज, फिर क्या लेस किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर क्या लेस किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है इट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, whereas the indexation benefit is not available in case of short term capital asset। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट कुछ बात जो हम लोग को याद रखना है, नेक्स्ट बात जो हम लोग को याद रखना है वो ये है, if the asset has been acquired का मतलब क्या होता है, परचेज, बिफोर 1st April 2001, then cost of acquisition will be हायर ऑफ। अगर हमने एसेट एक्वायर किया है बिफोर 1st April 2001, अगर हमने 1st April 2001 के पहले एसेट एक्वायर किया है तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी 1990 और 1991 में परचेज किया था, 1990 1991 में परचेज किया था, तो उसका मान लो ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख था। ठीक है, या फिर पॉइंट नंबर 2, उसका एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001, दोनों में जो हायर होगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे। अगर हमने कोई भी एसेट अक्वायर किया है बिफोर 1st April 2001, ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ, हमको हायर लेना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट और एफएमवी व्हिच एवर इज हायर। क्लियर? नेक्स्ट बात जो हमको याद रखना है, लिखेंगे expenditure on cost of improvement will be considered only for those improvements, only for those improvements which had been incurred on or after 1st April 2001। इसका क्या मतलब है, कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा जो हमने किया है या तो ऑन 1 अप्रैल 2001 या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 2001, उसी को कंसीडर करना है। ठीक है, उसी को कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात लिख लो, एनी एक्सपेंडिचर ऑन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एनी एक्सपेंडिचर incurred on cost of improvement prior to मतलब पहले 1 अप्रैल 2001 is to be ignored, 1 अप्रैल 2001 is to be ignored। कोई भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो हमने खर्च किया था 1 अप्रैल 2001 के पहले उसको क्या करना है,
इग्नोर कर देना है। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट वही कंसिडर करना है जो 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद का है, ठीक है। उसके पहले का कोई भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट कुछ बात हम लोग को याद रखना है। एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशन 54 के बारे में। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, अगर हमने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, ट्रांसफर किया है, अगर एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और अगेन कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है, इसका मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, घर बेच के घर खरीदा तो एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगा? अंडर सेक्शन 54। घर बेच के घर खरीदा तो एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगा? अंडर सेक्शन 54। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस मतलब नया घर का जो कॉस्ट है। अगर घर नहीं खरीदा है तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, जिसको हम बोलते हैं CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, ठीक है। या तो हमने नया घर खरीदा होगा या तो हमने CGHS में पैसा डिपॉजिट किया होगा, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो एसेट हमने ट्रांसफर किया था, इट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेक्शन 54 बोलता है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के हमने नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना एग्जेम्पशन होगा? कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, व्हिचएवर इज लोअर। सिमिलरली एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54F, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन कितना मिलता है अंडर सेक्शन 54F, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वहां पे हम लोग को एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? पॉइंट नंबर 1 में लेंगे, लिख देंगे हम लोग पॉइंट 1 में नेट कंसिडरेशन। हमको क्या लेना है वहां पे? नेट कंसिडरेशन लेना है, ठीक है। हम लोग क्या लेना है वहां पे? तो उसमें एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस होल डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। नेट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल प्राइस ऑफ द ओल्ड एसेट माइनस ब्रोकरेज कमीशन अगर कुछ लगा है तो, ठीक है। होल इनटू ग्रॉस LTCG मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो, ठीक है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F क्या बोलता है? घर को छोड़ के कोई भी और कैपिटल एसेट बेचा और घर खरीदा, जैसे ज्वेलरी बेच के घर खरीदेगा तो सेक्शन 54F, घर बेच के घर खरीदेगा तो सेक्शन 54। ओल्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के हमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा तो सेक्शन 54। और घर को छोड़ के कुछ भी और बेच के घर खरीदा, जैसे ज्वेलरी बेच के घर खरीदा, हमने बेचा है ज्वेलरी, खरीदा है घर, ठीक है। तो हमको कहां मिलेगा? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस होल डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू ग्रॉस LTCG, एंड द सेकंड पॉइंट इज LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों में जो लोअर होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।